करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन और बिहार की भारत छोड़ो आंदोलन में क्या भूमिका रही है। क्योंकि आने वाले जो हमारे बीपीएससी एग्ज़ाम्स है, चाहे पीटी हो या मेंस हो, अभी हमारा जो एपिसोड चल रही है, ये हमारी एपिसोड बहुत स्पेशल चल रही है। और इस एपिसोड में मैं आपको हमेशा लगातार पिछले 3 दिन से ऐसे-ऐसे टॉपिक से मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ, जो हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो आज का हमारा जो एपिसोड है, भारत छोड़ो आंदोलन, तो सब लोग जानते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है भारत में कब शुरू हुआ, कब इसकी गतिविधियां शुरुआत होती है। चूँकि हम सभी को पता है कि भारत छोड़ो आंदोलन की जब बात करते हैं तो अप्रैल 1942 में जब क्रिप्स मिशन लौटा, तो लौटने के बाद ही 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक हुई थी और उसी में प्रस्ताव पारित किया गया था कि भारत छोड़ो आंदोलन का नाम का एक प्रस्ताव लाई गई थी और इस प्रस्ताव को आगे पारित करने की बात हो गई थी। अब हम इसमें बात करने वाले हैं, आज का जो हमारा एपिसोड है, इसमें एपिसोड में हम बात करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन तो सही बात है, लेकिन इसमें हमारा बिहार की क्या भूमिका हुई है। ऐसे-ऐसे रोचक चीज़ों को मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो आपके इतिहास के पन्नों में पता नहीं मिले हैं, नहीं मिले हैं, लेकिन एग्ज़ाम के क्वेश्चंस बहुत बार देखने को मिलेगा। तो आज ये सभी चीज़ों को आज हम बात करेंगे। तो जैसा कि हम सभी को पता होना चाहिए कि जो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में ये जो आंदोलन आया, ये आंदोलन मैं बता दूं कि इसमें बिहार की यदि हम भूमिका की बात करें सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। चूँकि कांग्रेस जो थी उन्होंने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन को प्रस्ताव पेश किया था। मतलब कह सकते हैं कि 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस जो थी भारत छोड़ो आंदोलन को उन्होंने स्वीकार कर लिया था। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि उस समय की जो ब्रिटिश सरकार जो थी उन्होंने ऑपरेशन ज़ीरो आवर चलाया था। ये एग्ज़ाम के लिए और इम्पोर्टेंट है। तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा ऑपरेशन ज़ीरो आवर चलाया गया था और इसके अंतर्गत जितने भी भारत छोड़ो आंदोलन के महत्वपूर्ण नेतागण थे, उन सभी को 9 अगस्त के अहले सुबह कह सकते हैं, सभी को गिरफ्तार कर लिया गया और इसी में गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब प्रश्न होता है कि यही जो हमारा भारत छोड़ो आंदोलन थी, जो ग्वालियर टैंक में गांधी जी के द्वारा जो संबोधित की गई थी, गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो अब आपको मैं बता दूं कि जो करो या मरो का जो नारा था, यह आपको मैं बताऊं कि करो या मरो का नारा सच देखा जाए तो ये यूसुफ अली ने दिया था। कौन दिया था? यूसुफ अली नाम का एक व्यक्ति जो थे, उन्होंने सबसे पहले इसे दिया। लेकिन आंदोलन के समय महात्मा गांधी जी ने इसे एक अस्त्र के रूप में या कह सकते हैं एक हथियार के रूप में गांधी जी ने इस्तेमाल किया। लेकिन करो या मारो का नारा देने वाला यूसुफ अली नाम का एक व्यक्ति थे। अब इसमें देखिएगा तो 31 जुलाई 1942 की बात है कि बिहार से डॉक्टर राजेंद्र बाबू जो थे, उस समय बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, उन्होंने एक विशेष बैठक को बुलाया और बुला करके उन्होंने जो इस संघर्ष हो रही थी, भावी संघर्ष को उन्होंने कहीं न कहीं आह्वान किया। छात्रों को उन्होंने पटना के जो अंजुमन इस्लामिया पीएमसीएच के जस्ट बगल में आप देख सकते हैं, तो छात्रों को उन्होंने अंजुमन इस्लामिया हॉल में एक सभा आयोजित की गई थी कांग्रेस के समर्थन के द्वारा और उसमें एक बिल भी पारित कराई गई, एक प्रस्ताव पारित किया गया कि हम कैसे 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार कैसे भूमिका निभा सकती है और अंग्रेजों को हम कैसे सबक सिखा सकते हैं, हम अपने एकजुटता का कैसे परिचय दे सकते हैं। इस सभी का जो नेतृत्व हो रहे थे बिहार में, वो राजेंद्र बाबू जी के द्वारा किया जा रहा था। अब होता है 9 अगस्त 1942, तो 9 अगस्त 1942 को बिहार में राजेंद्र बाबू जो थे, पटना के उस समय जिला अधिकारी जो था, उनका नाम था डब्ल्यू.जी. आर्चर। याद रखेंगे, उस समय पटना का जो डीएम था उसका नाम था डब्ल्यू.जी. आर्चर। तो डब्ल्यू.जी. आर्चर के द्वारा उस समय राजेंद्र बाबू को अहले सुबह 9 अगस्त 1942 को अरेस्ट कर लिया गया। अब अरेस्ट करके उनको रखा कहाँ गया, ये भी एग्जाम में पूछा है, तो बांकीपुर जेल में उनको डाल दिया गया। अब उनके साथ ऐसा नहीं कि केवल राजेंद्र बाबू को अरेस्ट की गई, उनके साथ मथुरा बाबू को अरेस्ट किया गया, अनुग्रह बाबू को अरेस्ट की गई, श्री कृष्ण सिंह जी को अरेस्ट किया। इस तरह से हम कह सकते हैं बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण जो नेतागण थे, जो भारत छोड़ो आंदोलन को कहीं न कहीं गति दे रहे थे, उन सभी को अरेस्ट कर ली गई। और उसी समय मैं आपको बताऊं कि महाधिवक्ता जो थे, जिसको आप अभी अपने भाषा में हम लोग एडवोकेट जनरल कहते हैं, तो उस समय श्री बलदेव सहाय जी थे। इन्होंने सरकार की दमनकारी जो नीति थी, इस नीति को देखते हुए उन्होंने अपने पद से पहली बार त्यागपत्र दे दिया और यह था 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन। अब मैं बताऊं, इसमें हम लोग को ये चीज़ बहुत जानना जरूरी होगा कि पटना के सचिवालय जो गोलीकांड हुई थी, इस पटना के सचिवालय गोलीकांड में चूंकि हम सभी को पता है कि 7 बिहार के जो बच्चे थे, बिहार के जो स्टूडेंट थे, उन्होंने अपने प्राणों की आहुतियां दे दी थी। तो वे 7 सचिवालय गोलीकांड क्या है, आज हम लोग सचिवालय गोलीकांड को भी देखेंगे। तो चूंकि आपको मैं बता दूं कि 11 अगस्त का दिन था 1942, जब पटना के आसपास राष्ट्रवादी युवकों
के द्वारा कहीं न ये आंदोलन को और सक्रिय बनाई जा रही थी। और उसी दौरान हम बताऊँगा कि सचिवालय भवन के सामने बिहार विधानसभा जो थी, उसकी इमारत पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की कोशिश किया गया था। और इसमें पटना का जो कलेक्टर था डब्ल्यू.जी. आर्चर, जिसको हमने डीएम अभी बोला, इन्होंने गोली चलाने का आदेश दे दिया था। और इसी आदेश में बिहार के 7 छात्र जो थे, उन्होंने अपने प्राणों की आहुतियाँ दे दी और देश की आज़ादी में उन्होंने अपनी, कह सकते हैं, एक महत्वपूर्ण जो योगदान था, उस योगदान को उन्होंने कहीं न कहीं आगे बढ़ाने की कोशिश किया। अब होता है कि ये जो 7 छात्र थे, 7 छात्र कौन थे? उमाकांत सिंह जी थे, ये याद हम लोग कर लेंगे, एग्ज़ाम में आती है। उमाकांत सिंह जी थे, रामानंद सिंह जी थे, सतीश प्रसाद झा थे, देवीपत चौधरी थे, राजेंद्र सिंह थे, राम गोविंद सिंह थे तथा जगतपति कुमार थे। ऐसे 7 हमारे छात्र थे बिहार में, जो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सबसे पहले इन्होंने अपने प्राणों की आहुतियाँ देते हैं। अब भारत छोड़ो आंदोलन में जयप्रकाश नारायण भी इसमें पड़ गए। अब माना जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन में जयप्रकाश बाबू का भी सबसे महत्वपूर्ण योगदान देखा जा सकता है। इस समय जयप्रकाश नारायण जी को अरेस्ट कर ली गई और अरेस्ट कर करके झारखंड, अभी वर्तमान का जो झारखंड है, तो उसमें बिहार ही था, तो झारखंड के जो हजारीबाग का जो जेल था, इस जेल में उनको डाल दी गई। लेकिन मैं बताऊं कि 1943 की बात है कि जो हमारे जयप्रकाश नारायण जी थे, इन्होंने वहाँ से भाग खड़े होते हैं और भाग खड़े होकर के उन्होंने नेपाल में भागे। और नेपाल में आपको याद रखना होगा कि नेपाल के एक जंगल का नाम है राजविलास जंगल। ये जंगल का नाम है राजविलास जंगल। इस जंगल में उन्होंने गए और जाकर उन्होंने आज़ाद दस्ते, एक दल का उन्होंने निर्माण किया, जो एक छापा मार युद्ध में कहीं न कहीं बहुत निपुण थी। और यह इस माध्यम से कह सकते हैं कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जयप्रकाश नारायण का भी एक महत्वपूर्ण योगदान देखा जा सकता है। अब इनका उद्देश्य क्या था? ये भी तो प्रश्न होगा, क्योंकि अभी हमने दस्ता जल्दो बात किया, या जो हम कहें छापामार की जो हमने बात किया, तो आखिर जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा जो ये नेतृत्व किया जा रहा था, आखिर इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था कि ब्रिटिश राज की संपत्ति जो थी, तो सबसे पहले तो ब्रिटिश राज को समाप्ति करना, और छापामार युद्ध के माध्यम से वो चाहते थे कि ब्रिटिश संपत्ति जो थी उसको ज़्यादा से ज़्यादा तोड़-फोड़ करके उसे नुकसान पहुँचाना इनका एक बहुत बड़ा मकसद था। और इस दस्ते में शामिल जो युवक थे, उनको जो प्रशिक्षण दिया जा रहा था, ध्यान देंगे, उनको जो प्रशिक्षण दिया जा रहा था, या प्रशिक्षण देने वाले कौन थे? तो ये चीज़ों को भी हमें स्पष्ट जानना होगा। तो प्रशिक्षण देने वाले थे सरदार नित्यानंद सिंह। सरदार नित्यानंद सिंह जो थे, इस दस्ते में जो जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा आज़ाद जो दस्ता तैयार की गई थी, इसमें जो भी सदस्य लोग थे, वो सभी युवाओं को वह एक प्रशिक्षण दे रहे थे कि अंग्रेज़ों को कैसे क्षति देना है, उन्हें कैसे उनकी जो कह सकते हैं जो भी इमारत है या जो उनकी संपत्ति है उसको कैसे नुकसान देना है, ये चीज़ों का प्रशिक्षण दे रहे थे सरदार नित्यानंद जी। अब होता है, आज़ाद दस्ता से प्रेरित होकर पूरे बिहार में देखा जाए तो ये बहुत तेज़ी से कहीं न कहीं आंदोलन बढ़ती है। और इस आंदोलन में भागलपुर, पूर्णिया जो था, वहाँ पर भी बहुत सारे संगठन काम करना शुरू कर देता है। जयप्रकाश नारायण जी नेपाल, अब हुआ कि जब ये बिहार से भाग के चले गए नेपाल, और नेपाल के, जैसा कि हमने आपको बताया कि यह एक जंगल में छुपे थे, उस जंगल का नाम याद रखना है, राजविलास जंगल। और इस जंगल में जब वो गए और अंग्रेज की सरकार की पता चला, तो नेपाल की सरकार पे इन्होंने दबाव डालना शुरू किया। और जैसे दबाव डाला तो नेपाल की जो सरकार थी, वहाँ के जो महाराजा था, उसको भी लगा कि सभी को अरेस्ट में करा देनी है। और जिसके कारण 1943 की बात है, 1943 में, कि जयप्रकाश नारायण, राज और राम मनोहर लोहिया तथा बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी नेता थे, इनको गिरफ्तारी होने के कारण अंततः ये आंदोलन को शिथिल करना पड़ा। यानी कुछ दिनों के लिए इन लोगों शांत हो गए, क्योंकि नेपाल की सरकार अंग्रेज के साथ मिल गई थी, एक तरह से कह सकते हैं। तो जयप्रकाश नारायण जो थे, इस समय कह सकते हैं कि वह ग्राउंड हो गए थे, अंडरग्राउंड हो गए थे, जिसे आप भूमिगत कह सकते हैं। और भूमिगत हो करके इन्होंने आंदोलन को और सक्रिय आगे बढ़ाने की हर संभव कोशिश करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन में देखा जाए तो गांधी जी के आह्वान जैसे होता है, उसके बाद बिहार में महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर इसमें विरोध किया अंग्रेजों का, ब्रिटिशों का। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको नाम आती है, ये आप नाम जरूर याद करें मेरे दोस्त, और उनका नाम आता है अगम कुआं, जो पटना में जो शीतला मंदिर है, वहाँ पर महिला चरखा क्लब जो थी, इसे महिलाओं ने जुलूस निकाल करके सभाओं का आयोजन किया। और इसके माध्यम से महिलाएं चाहती थी कि हम अंग्रेजों को, सरकार को दिखाएं कि हमारी मजबूती क्या है। और बता दूं मैं कि जो अगम कुआं में ये जो चरखा क्लब महिलाओं ने जुलूस निकाला था, इसकी अध्यक्षता जानते हैं कौन कर रहे थे? अध्यक्षता करने वाले राजेंद्र प्रसाद जी के
बहन थी जिनका नाम था श्रीमती भगवती देवी। तो श्रीमती भगवती देवी जो राजेंद्र बाबू की बहन थी, कदम कुआं में जो एक घटना का अंजाम दिया जा रहा था, महिला चरखा क्लब से जो जुड़ी हुई महिलाएं थे, उनके जुलूस को जो आगे नेतृत्व कर रही थी, यह राजेंद्र बाबू की बहन थी श्रीमती भगवती देवी। अब मैं आपको बताऊं कि ये सरकार की जो दमनकारी नीति थी, इस दमनकारी नीति के विरोध में कहीं न कहीं संपूर्ण भारत के साथ-साथ संपूर्ण बिहार जो थी आग की तरह जल रही थी। पूरे बिहार में ये आग की तरह फैल गया था। और पुनः मैं बताऊँ कि भारत में ब्रिटिश शासन का इतना तेज़ी से विरोध हो रहे थे कि अंततः ध्रुव दल की स्थापना भी की गई थी। ब्रिटिश सरकार के विरोध करने हेतु जो भारत के और बिहार के खास तौर पे जो नेतृत्व क्षमता आगे बढ़ रही थी, और इसी दौरान जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा एक और संगठन का स्थापना कर दिया गया और संगठन का नाम था ध्रुव दल। ध्यान देंगे। और ये ध्रुव दल की जब हम बात करते हैं बाबू लोग, तो एक चीज़ और इम्पोर्टेंट होता है कि पूरे ध्रुव दल जो था यह पूर्ण रूप से अपने सक्रियता को आगे बढ़ाते, इसी में नाम एक आता है फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव जी का, जिन्होंने सिवान के थाने पर इन्होंने झंडा फहरा दिया और झंडा फहराने के कारण वहाँ की जो पुलिस जो थी उन्होंने गोलियों से उनको भून देता है। तो यानी कह सकते हैं कि इस आंदोलन के दौर में झंडा फहराने के कारण सिवान में फूलेन प्रसाद श्रीवास्तव जो पहला बार अपने उन्होंने प्राणों की आहुतियाँ देते हैं। उसके बाद कुलानंद के नाम आपने सुना होगा, तो चाहे कुलानंद जी की मैं बात करता हूँ, एक-एक चीज़ों को ध्यान देना है, तो चाहे कुलानंद जी हों, कर्पूरी ठाकुर जी हों, ये सभी जो दरभंगा और सिंहवाड़ा जगह में इन्होंने संचार जो व्यवस्था, कम्युनिकेशन जो व्यवस्था थी, इसको इन्होंने कोलैप्स अंग्रेज़ों को कर दिया। और इसी में सबसे इम्पोर्टेंट आ जाती है हमारे यहाँ साहब, चाहे वो दरभंगा हो, हाजीपुर हो, मुज़फ्फरपुर हो, सीतामढ़ी, चंपारण आदि क्षेत्रों में क्रांतिकारियों ने अनेक प्रकार के अपना सरकार गठन करते हैं। और बिहार में पहली बार इस क्रांतिकारियों के द्वारा जो सरकार गठन की गई थी और जो सफल एक तरह से माना जाता है, वह तिरहुत प्रमंडल में जनता के द्वारा लगभग देखा जाए तो 2 महीना तक का वहाँ शासन चला था। जनता द्वारा तिरहुत प्रमंडल में चलाई गई थी। तो ये चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंटली आपको याद करना होगा कि जो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन थी, इस आंदोलन में बिहार में जनता के द्वारा 2 माह तक शासन जो चलाई गई थी वह तिरहुत प्रमंडल था। ठीक है? और सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ और आपको याद करना होगा, और वह इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की तरफ से यदि हम बात करते हैं, तो बिहार से बहुत सारे महिलाओं ने बढ़ चढ़ के भाग ली। उसमें नाम आता है श्रीमती भगवती देवी को, ये पटना का नेतृत्व कर रही थी। शांति देवी जो थी छपरा से नेतृत्व कर रही थी। सुनता देवी वैशाली में थी। राधिका देवी जो थी वैशाली से थी। श्रीमती माया देवी भागलपुर का नेतृत्व कर रही थी। भवानी मल्होत्रा जो थी मुजफ्फरपुर से नेतृत्व कर रही थी। राम स्वरूप देवी भागलपुर से नेतृत्व कर रही थी। अकेली देवी शाहाबाद, धतूरी देवी मुंगेर से, हुंकेरी देवी मुंगेर से, और रूपंतिया देवी मुंगेर से। मेरे दोस्त, आप सभी हमें ज़रूर बताएंगे कमेंट सेशन के माध्यम से कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसमें मटेरियल आपको कैसा लगा, क्या आपने कुछ नया चीज़ पाए। यदि पाए तो हमें कमेंट सेशन के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। फिर हम इसी तरह एक बिहार के पर्सपेक्टिव में एक नई वीडियो लेकर के आपके सामने जल्द उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय और जय हिंद।